नेटवर्क की वजह से आई थिंक सो स्ट्रीम बीच में एंड हो गया, बट टेंशन नोट उसके बाद की जो लगातार वीडियो है उसको अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी यहाँ तक पार्ट आई थिंक सो आपने पीछे वाली वीडियो में कर लिया था, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी मैग्नीफिकेशन वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है और आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और मीनिंग क्या है, साथ में क्या एम का कोई और फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अभी ये फॉर्मूला तो मैं बता ही चुका हूँ कि m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू। एच डैश है यहाँ पर साइज ऑफ इमेज और h है यहाँ पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। v आपको पता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को दो और फॉर्म में बदला जा सकता है। कैसे जी? आप सब बच्चों को मिरर फॉर्मूला पता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। इसी फॉर्मूले का बस यूज़ किया और हमने इसके दो फॉर्मूले और बना दिए मैग्नीफिकेशन के, जो डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में दिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, इस पूरे फॉर्मूले को v से मल्टीप्लाई किया, तो v बाई वी प्लस में v बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई एफ, कुछ ऐसा आया। तो पहली टर्म बन गई 1, तो 1 प्लस वी बाई यू इज इक्वल्स टू वी बाई एफ आपके पास बन चुका है। तो यहाँ से हमें तो v बाई यू चाहिए ना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में यही होता है। तो यहाँ से v बाई यू जो आया वो आपके पास क्या आ गया बेटा, v बाई एफ माइनस का 1 आया, तो v बाई यू इज इक्वल्स टू v माइनस का f डिवाइड बाई एफ। अब हमें तो माइनस चाहिए, तो माइनस ऑफ v बाई यू क्या आ जाएगा, इधर से बेटा इसको चेंज कर दीजिए, f माइनस वी डिवाइड बाई एफ कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला बन गया माइनस ऑफ v बाई यू का, दैट इज़ f माइनस वी डिवाइड बाई एफ। ये फॉर्मूला कब लगाना है? देखो, अगर आप जरा इन फॉर्मूलों पे ध्यान दो, सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखो आपको हाइट की टर्म में दे रखा है, ये आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की टर्म दे रखा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे दिया जाए, या फिर इमेज की पोजीशन और फोकल लेंथ दे दिया जाए। तो फोकल लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ये वाले फॉर्मूले आसान होते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन हो, आपको इमेज पोजीशन पता हो, यू कैन सोल्व एंड कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन। एक और फॉर्मूला है जी, इसी सेम फॉर्मूले को इस बार हम u से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आई थिंक सो u प्लस वी, सॉरी u डिवाइड बाई वी, u बाई यू प्लस प्लस नहीं है यहाँ, तो इक्वल का साइन है ना, u बाई एफ। तो आपके पास आ जाएगा ये u बाई वी प्लस का 1 इज इक्वल्स टू u बाई एफ। इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये है ना u बाई वी इज इक्वल्स टू u बाई एफ और ये माइनस का 1। तो आपके पास आया u बाई वी इज इक्वल्स टू यू माइनस का f डिवाइड बाई यू। इसको सबसे पहले तो उल्टा कर देते हैं ना, v बाई यू इज इक्वल्स टू u डिवाइड बाई यू माइनस एफ। अभी माइनस से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस का v बाई यू इज इक्वल्स टू u डिवाइड बाई एफ माइनस का u। इस तरह से बन गया ना। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया मैग्नीफाइंग पावर का, या मैग्नीफिकेशन का, सॉरी मैग्नीफिकेशन का। तो इस फॉर्मूले में उसमें क्या फ़र्क आ गया, ये फॉर्मूला दे रखा है इन टर्म ऑफ u एंड f। अगर आपको क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा हो और फोकल लेंथ दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगाना आसान है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नीफिकेशन का एक नहीं, दो नहीं, कई फॉर्मूले हैं, और ये सभी के सभी फॉर्मूले जो हैं वो हर मिरर के लिए, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है चाहे वो आपका कॉन्केव है, वो सभी के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है जी। तो पहला आप देखिए ज़रा, कुछ इसी तरह से हमने किया, भी यही तो था। ठीक है जी। तो ये आपके पास सारे के सारे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले बन गए। किसके फॉर्मूले बन गए? मैग्नीफिकेशन के। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा आपको, है ना जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप ज़रा ध्यान दें तो ये जो मैग्नीफिकेशन रहती है ना, ये जो मैग्नीफिकेशन रहती है m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इसके फॉर्मूले में माइनस है, लेकिन जब u और v की यानी सारा डाटा पुट करते हैं और इसको फाइनली जब कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन आपके पास आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और मैग्नीफिकेशन का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम मैग्नीफिकेशन आपके पास पॉजिटिव आ जाए, तो आप चुपचाप समझ लीजिएगा जो आपकी जो इमेज है उसका जो नेचर है वो है वर्चुअल, और वो जो इमेज है वो साइज़ में अगर पोजीशन वाइज देखो तो वो सीधी होगी, यानी वर्चुअल, और वो इरेक्ट होगी। और अगर नेगेटिव मैग्नीफिकेशन आया तो समझ जाइएगा जो इमेज है बेटा वो रियल है, और रियल आपको पता है हमेशा ही इन्वर्टेड होती है।
ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो प्लस और माइनस के मैग्नीफिकेशन का एक्चुअल में ये मीनिंग होता है। इसके अलावा अब वैल्यू की भी बात कर ही लेते हैं। मैग्नीफिकेशन के साइन की बात ऑलरेडी हो चुकी है, अब वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन की बात करें। अगर आप कहीं पर सोल्व कर रहे हैं और वैल्यू आ जाती है 1 के बराबर, देखो आगे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैंने उसका बता दिया। अगर वो आपके पास m1 आ जाए, m आपका लेस देन 1 आ जाए, m आपका वेरी वेरी लेस देन 1 आ जाए, m आपका ग्रेटर देन 1 आ जाए और m आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो इन सब का अपना एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? देखो m अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो समझ लीजिएगा सेम साइज़ है किसका, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज का। अगर m लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो इमेज है वो स्मॉल साइज़ की है। ये इमेज की बातें हो रही हैं, ये सब इमेज के बारे में बताया जा रहा है, इमेज के बारे में बताया जा रहा है। और अगर m वेरी वेरी लेस देन 1 है तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोल देते हैं, या जिसको अपन बोल देते हैं वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, पॉइंट साइज बोल सकते हो। और अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हुआ लार्ज इन साइज, जिसको आप इन लार्ज के नाम से भी जानते हो। और m वेरी वेरी ग्रेटर देन मतलब हाईली इन लार्ज, बहुत बड़ी, हाईली इन लार्ज। तो ये इनके मीनिंग होते हैं। ठीक है जी। चलो एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको दे दिया जाए भी किसी मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन +1 है और किसी मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन -1 है, इनका क्या क्या मीनिंग है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2 वर्ड आ गए। प्लस बता रहा है इमेज आपकी वर्चुअल है और साथ में वो सीधी है, ये बता रहा है। और यहाँ पर 1 बता रहा है कि भैया जो भी इमेज है वो सेम साइज़ की है। यहाँ पर -1 बता रहा है कि भैया जी वो रियल है, और रियल आपको पता ही है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। और यहाँ पर 1 बता रहा है कि भैया सेम साइज़ होना चाहिए। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अच्छा, अब मैं आपको और बता दूं कि ये केस जो है ना वो आपको पता होगा, ये होता है प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर हमेशा यही केस फॉलो करता है। और ये वाला केस होता है कॉनकेव मिरर में। तीसरा केस होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, जब ऑब्जेक्ट एट सी रखा हो, तब ये वाला केस होता है। ठीक है, ये इसके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके बाद बेटा दूसरा आता है आपका मैग्नीफिकेशन, वो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, जिसको हमने एक्सियल भी कहा था, है ना जी। एक्सेस पे लिटा देते हैं। मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट आपके पास आप डायग्राम में देख पा रहे हो, है ना, इसका जो साइज़ है, साइज़ मीन टू से यहाँ पर हम उसकी लंबाई की बात करें नीचे की तरफ, वो मान लीजिए डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? डी से। तो मिरर उसकी इमेज बनाएगा, तो मे भी उसकी इमेज छोटे साइज़ की हो, बड़े साइज़ की हो, वो तो हम डिपेंड करता है हमारे पास मिरर कौन सा है। तो जो भी है लेट अस सपोज वो DV मान लिया हमने, क्या मान लिया? DV मान लिया। तो इनमें एक फॉर्मूला होता है जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखें इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बहुत आसान है। अभी अभी आपने लेटरल मैग्नीफिकेशन निकाला, बस उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, है ना जी। लेटरल मैग्नीफिकेशन का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाती है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अरे सर कहाँ से आया? इसका डेरिवेशन भी कर रखा है अगले स्लाइड पे, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट देख भी सकते हो। ठीक है जी। तो ये रहता है किसका? आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का। अच्छा, एक वर्ड सर आपने एरियल मैग्नीफिकेशन भी यूज़ किया था, भी एरिया में भी तो मैग्नीफिकेशन आ सकता है। एक मिरर के सामने मान लीजिए आपने एक प्लेट रख रखा है, लेंथ इसकी x है, इसकी जो ब्रेड्थ बोल दो, या एक चीज़ जो है x है दूसरी y है, तो इसकी जब इमेज बनेगी तो उसकी सर लेंथ एंड ब्रेड्थ में भी तो चेंज आ सकता है, वो साइज़ में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर एरिया को कंपेरिजन किया जाए ना, तो एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का ये चेंज होगा। इसको बेटा हम एरियल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और तुम्हें बताना चाहूँगा ये भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। एरियल मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन। कुछ नहीं करना, आपने बस लीनियर मैग्नीफिकेशन का कर देना है स्क्वायर, और आपके पास आ जाता है फॉर्मूला। यानी बहुत अच्छा चीज़ पता लगी, हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास एक्सियल भी आ जाती है और हमारे पास एरियल मैग्नीफिकेशन भी आ जाती है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। जो बच्चा इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहा है, क्योंकि वीडियो बीच में रुक गई थी हमारी इससे पहली स्ट्रीम वाली, तो इसलिए ये रिकॉर्ड की जा रही है आप सब बच्चों के लिए, ताकि आप आज का नुकसान ना हो, आप पूरा पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इसके बाद का हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और है। देखो जनरली हम प्लेन मिरर के अंदर तो पढ़ लेते हैं,
प्लेन मिरर के अंदर तो पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना मिरर के सामने मूव करता है तो उसकी इमेज जो है वो कैसे मूव करेगी, लेकिन आपको एक फॉर्मूला और भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स। देखिए एनडीए के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए मैथमेटिकल पोर्शन स्लाइटली डिफरेंट होता है थोड़ा सा, तो उन बच्चों को भी ध्यान रखना है। अगर स्फेरिकल मिरर है आपके पास, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो एक स्फेरिकल मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो उसकी तरफ मूव करता है, तो श्योर उसकी इमेज भी उससे दूर की तरफ भागेगी, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है मिरर की इमेज तो दूर ही बनती है। तो आपको दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका वी ओ वेलोसिटी से आ रहा है और इमेज आपकी वी आई वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो इनके बीच का रिलेशन बड़ा ही सिंपल सा होता है। क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये यहाँ पर है बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी जो इमेज बनी है, जो बन रही है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव पता है आपको, ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट जा रहा है, इसलिए एम का स्क्वायर, एम यहाँ पर अभी जानी पहचानी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। वी नोट आपको पता होना चाहिए क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। आपको आइडिया लग ही गया होगा यहाँ पर एम क्या बेटा, एम यहाँ पर है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का पता होना जरूरी है। और सब बच्चों को फिर से याद दिलवाना चाहूँगा, लीनियर मैग्निफिकेशन को कोई और कुछ नहीं, ये माइनस का एच डैश बाई एच, सॉरी माइनस यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाते हैं माइनस का वी बाई यू, यही होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से आप इनकी एक वेलोसिटी की रिलेशन भी निकाल सकते हो इस तरह से। तो ये था बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने वाला है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का ज्ञान होना जरूरी है। रेयरर मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम होता है, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे आज की ही वीडियो के अंदर, ताकि हम जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर पाए। देखो सबसे पहले एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, जरा ध्यान देना, ये सारा का सारा फंडा स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे बताया जा रहा है। एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ऐसे मीडियम्स को ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहा जाता है, या सिंपली हम इसको रेयरर मीडियम के नाम से जानते हैं। और उसी के बिल्कुल अपोजिट एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ जो लाइट हो ना वो कम हो, वो लेस हो, किसके कंपैरिजन में, किसी दूसरे के कंपैरिजन में, तो ऐसे मीडियम्स को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं। यानी रेयरर मीडियम नाम सुनते ही समझेंगे स्पीड इसमें लाइट की फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर मीडियम्स। सबसे फास्ट का मतलब ये नहीं कि वैक्यूम से भी फास्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। जो आपका वैक्यूम रहता है वो क्या है, वैक्यूम इज़ रेयरेस्ट मीडियम, सबसे रेयरेस्ट मीडियम वैक्यूम ही है, क्योंकि सबसे फास्ट उसी में होता है, ठीक है जी। अच्छा, डेंसर मीडियम क्या है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट जो है वो फास्ट की बजाय स्लो ट्रैवल करे। तो हमेशा डेंसर और ये जो रेयरर वर्ड है ये कंपैरिजन में ही यूज़ होता है। जैसे मैं अगर तुम्हें बोल दूं एयर का और वाटर का कंपेयर करें अगर, तो मुझे पता है एयर में लाइट थोड़ा फास्ट ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो हम ऐसे केस में बोल देंगे जी हमारी जो एयर है वो तो रेयरर मीडियम का काम कर रही है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अब यहाँ पर एक और समझने वाली बात है बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दो अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीडियम की ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो इस पर्टिकुलर डेंसिटी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देते हैं। क्या, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशो है दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, किसी में फास्ट किसी में स्लो। यानी जो रेयरर और डेंसर का कंसेप्ट है ये ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे बताया जाता है। और आप छोटी क्लासेस में मास डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हो, जिसको आप सिंपली डेंसिटी बोलते हो, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। मास डेंसिटी आते ही समझ लेना मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, और ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड आते ही समझ लेना वहाँ पर लाइट की स्पीड की बात हो रही है, कि लाइट की स्पीड उसमें स्लो है या फास्ट है। और जनरली देखो 90% तो यही होता है कि जिसकी मास डेंसिटी ज़्यादा हो वो ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंस होता है, वो डेंसर मीडियम कहलाता है। लेकिन हर जगह ये क्यों नहीं है, ऐसा हो सकता है जैसे इट इज़ पॉसिबल दैट मास डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, मास डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम है, ऐसा हो सकता है। मास डेंसिटी वाइज देखो तो वो डेंस लग रहा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाइज देखें तो वो रेयर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज़्यादा होता है, यानी केरोसिन ऑयल जो है ना वो
एज इन द कंटेंट ऑफ मतलब लाइट के अगर नेचर वाइज देखें तो केरोसिन जो है वो डेंसर मीडियम का काम कर रहा है और जो पानी है वो रेयर मीडियम का काम कर रहा है। ठीक है जी, लाइट के नेचर के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मास डेंसिटी की बात करें ना तो खेल उल्टा हो जाता है। केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है, पानी की ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। तो यानी यहाँ पर मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो गई। तो यानी इनको हमेशा बराबर मान के नहीं चलना, हमने इनको बराबर मान के नहीं चलना। अब ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा हो, अब उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है, दैट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा क्या है? देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला हर मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करती है वो किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। तो किसके साथ कंपेयर किया जाए? तो हमने देखा यार किस मीडियम को हम रेफरेंस लेके चले, तो हमने देखा यार वैक्यूम के अंदर खास बात होती है, इन वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। मतलब ये तो श्योर है, फिक्स है, इतनी ये हाईएस्ट वैल्यू भी है। तो क्यों ना इसको रेफरेंस लेके चले और बाकी सभी मीडियम्स में लाइट की स्पीड अगर हम बताएं तो इसके साथ कंपेयर करके बताएं, इसके साथ रेशो लेके बताएं। जी बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, बस उसी फैक्टर को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो दिस इज द मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बेटा? दिस इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज इनटू अ मीडियम। वैक्यूम के अलावा जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो उसमें कितना स्लो होगी, ये इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है। और इसको बेटा हमने एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एन इसका सिंबल रहता है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है जी। और ये इसका जो फॉर्मूला देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। लाइट स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है तो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप किस में निकाल लीजिए? वैक्यूम में निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। बस इसी रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसको एन सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नीचे लिखा भी आप देख सकते हो, है ना जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आएगा क्या? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाएगा बेटा? मीडियम का आ जाएगा। जिस मीडियम की स्पीड आपने नीचे लिखी है ना, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और तुम्हें बताना चाहूँगा ये यूनिट लेस होता है, इस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, और साथ में ये डायमेंशन लेस भी है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता। ये बातें छोटी छोटी आपने याद कर लेनी है इनके साथ साथ। क्लियर? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा समझते हैं डाटा से। तो कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने टेबल में दिख रहा है। जैसे वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही होती है, एयर के लिए 1.0002777, मतलब ऑलमोस्ट, मैं अगर बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका वैक्यूम। तो दोनों को हम बराबर लेके चलते हैं। पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.33, आइस के लिए होता है 1.31, थोड़ा सा कम हो गया स्लाइटली। ग्लास के लिए लगभग 1.5 होता है, और डायमंड के लिए हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है आपके सामने है? 2.417, ये हाईएस्ट होता है। ठीक है जी। सबसे कम जो है वो वैक्यूम के लिए है, ये लोवेस्ट है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? डायमंड के लिए होता है। अब ये फैक्टर एक्चुअल में बताते क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने मान लीजिए ग्लास की बात की, तो मुझे पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे अभी भी देखा 1.5 है। तो इस 1.5 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ये समझते हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है? ये है ग्लास, अंदर है ग्लास, और बाहर मान लिया मैंने वैक्यूम। क्या मान लिया? वैक्यूम। ठीक है जी। तो बाहर लाइट जब ट्रैवल कर रही थी वैक्यूम में, तब तो उसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको c से रिप्रेजेंट किया। और जैसे ही वो ग्लास में एंटर की तो स्पीड कुछ शायद अलग हो जाएगी, v हो जाएगी। वो कितनी होगी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे ये फैक्टर जरूर पता है। मुझे पता है n का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड इन मीडियम। ये तो होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन ग्लास। ऊपर वाली चीज़ तो कांस्टेंट है। तो चलिए जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने स्पीड इन ग्लास निकालनी है, तो जी उसका फॉर्मूला क्या हुआ? उसका फॉर्मूला हुआ c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो c आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और n ऑफ ग्लास आपको 1.5 गिवन है। तो जी काटापीटी कुछ कीजिए। तो यहाँ से क्या आया? आंसर आपके पास आ गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे एक बात तो क्लियर है, लाइट बाहर अगर इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी तो अंदर वो हो गई स्लो, यानी डेंसर मीडियम है अंदर वाला, स्लो ही ना। देखो 3 से 2 हो गई ना, बाद वाला फैक्टर तो सेम है लेकिन आगे वाला फैक्टर कम हो रहा है तो स्पीड होगी स्लो। अब कितने फैक्टर से स्लो हुई, तो भैया इस फैक्टर से, ये फैक्टर हमें बताता है कि वो कितना स्लो हुई। यानी अगर हम वैक्यूम वाली स्पीड को सी को, यानी इनडायरेक्टली देखो हमने किससे डिवाइड किया, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो डिवाइड किया, तो ये नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फैक्टर बताता ही यही है कि भैया इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना कम होगी। तो दैट्स वाई हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पढ़ना होता है। अब यहाँ पर आप अब जरा देखिए, इस टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम रेयर मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं। यानी अगर आपको बोल दिया जाए दो मटेरियल हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक का n2 है, इसका 1.4 है और इसका मान लीजिए 1.3 है, तो विच वन इज डेंसर, तो भैया ये वाला है डेंसर और ये वाला कौन सा हुआ, रेयर हुआ। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से भी ये चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन होगा डेंसर और कौन होगा रेयर। यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो कमेंट में सब बच्चे C जरूर लिख देंगे, सर्किट क्लोज जरूर लिखेंगे, आपकी कमेंट को मैं चेक जरूर करूँगा। अब जब दो मीडियम्स हों अलग अलग तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करने की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो कंपेयर कर रहे हो तो तब उस टाइम एक वर्ड आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कंपैरिजन की बात हो, जब हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या किया मैंने, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटरफेस मान लिया। इंटरफेस समझ लीजिए जहाँ ऊपर अलग मीडियम है नीचे अलग मीडियम है, इस तरह से मैंने मान लिया। और ऊपर जो मीडियम है मैंने इधर कुछ मान लिया इस तरह से, नीचे भी अलग कोई मीडियम है, और हमने ये मान लिया ऊपर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है जी, अलग अलग मीडियम है। तो आप मुझे बताओ n1 का फॉर्मूला क्या होगा जी, n1 का फॉर्मूला होगा वैक्यूम में स्पीड डिवाइड बाय पहले मीडियम के अंदर स्पीड, बिल्कुल ठीक कहा। और n2 कितना होगा जी, वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाय दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड, बिल्कुल ठीक है, दोनों मीडियम का निकाल दिया। अगर मुझे आपस में इनको कंपेयर करना पड़े तो मैं जैसे ऐसे लिखता हूँ n12, 1 2 लिखने का एक्चुअल में मीनिंग क्या था, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा ध्यान से सुनेंगे इसको बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी आप पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर कर रहे हो दूसरे वाले के साथ, तो यानी n1 डिवाइड बाय n2, उसको ऐसे लिखा जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर मैंने n12 लिखा इसका मतलब मैं पहले वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई जी किसका, ऑफ मीडियम 1 का किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये इसका मीनिंग है। अच्छा जी, अगर मैं तुमसे बोल दूं n21 तो इसका मतलब होगा n2 डिवाइड बाय n1, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई थिंक सो ये बात आपको क्लियर होगी कि किस तरह से लिखा जाता है इनको। अब इसका फॉर्मूला बनाएं, जैसे n12 का ही फॉर्मूला बनाते हैं, तो मुझे पता है वो n1 बाई n2 है। n1 को क्या लिखा जा सकता है, c बाई v1, और n2 को क्या लिखा जा सकता है, c बाई v2। देखो c ने c को कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया v2 बाई v1, यानी n of 1 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू n1 बाई n2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू v2 बाई v1, यानी आप इनको वेलोसिटी की टर्म में लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर n1 है नीचे v1 है, ऊपर n1 है नीचे v1 है, इसका क्या मतलब है। तो चलो अगली स्लाइड से मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ और स्पीड के साथ रेशो। अब देखो किसी भी मीडियम के लिए मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय उसकी वेलोसिटी, है ना जी। अब आपको पता है अभी लाइट के अंदर ये जो स्पीड होती है ये तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म होती है, ये तो फिक्स होती है,
तो बदलने वाली नहीं है। अगर ये बदलने वाली नहीं है तो जो n हुआ वो क्या डिपेंड किया v के, वो इन्वर्सली डिपेंड किया। यानी अगर मैं रेयरर मीडियम की बात करता हूँ तो मुझे पता है उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मुझे पता है डेंसर मीडियम के अंदर लाइट जो है ना वो स्लो ट्रैवल करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर, ये बात तो क्लियर है। अब इसके अलावा इसी फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में बदलते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू c/v, आप सबको पता है। ऊपर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आप इसको, मैं यहाँ छोटी सी एक बात बताना चाहूँ बेटा, आपको याद भी होना चाहिए फॉर्मूला। किसी भी लाइट की या वेव की स्पीड जो होती है ना, वो उसकी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के बराबर होती है। वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें पढ़ा दूंगा, उसके अलावा वेव्स एंड ऑसिलेशन +1 का कंसेप्ट है, उसके अंदर भी बता दूंगा और सिखा दूंगा आपको ये बात। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ऊपर क्या है, वैक्यूम के लिए लिखा है ना, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वैक्यूम के अंदर इंटू वेवलेंथ किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मीडियम के अंदर इंटू वेवलेंथ मीडियम के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब मुझे बता दो, एक बात मैंने तुम्हें बताई हुई है कि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, तो ऊपर वाली मीडियम और वैक्यूम की सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। अब वेवलेंथ वैक्यूम में भी फिक्स होती है बेटा, बदलती नहीं है। तो यानी आप देखिए इनडायरेक्टली n जो हुआ वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, n लैम्डा के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ना किसी मीडियम का, तो उसमें लाइट की वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें लाइट की वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी वेवलेंथ चेंजेस इन मीडियम, किस मीडियम में कैसा बदलता है, इन सब का सारा एक पेज पे लिखिए अपन। रुको, अभी थैंक यू नहीं करना, अभी मैं एक सारी पेज पे लिखता हूँ। देखो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मुझे पता है उसमें लाइट जो है वो स्लो ट्रैवल करेगी। इस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये मीडियम कुछ नहीं, ये डेंसर कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट उसमें फास्ट ट्रैवल करेगी, लाइट का वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा मीडियम और कुछ नहीं, रेयर कहलाएगा। और फ्रिक्वेंसी दोनों ही केसेस में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। और इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहो, जैसे आपको याद होगा n12 हमने लिखा था, वो क्या था बेटा, n1/n2। आप इसको v2/v1 लिख सकते हो, और लैम्डा की टर्म में लिखो आप इसको बेटा λ2/λ1 की टर्म में भी लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक सो ये बातें आपको क्लियर होगी। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। ये एक्चुअल में क्या था, हमने लाइव क्लास हमारी बीच में बंद हो गई थी, उसी का बचा हुआ पार्ट है, ताकि आपको आगे कल जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ तक बताना था। तो जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया जो है उसने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अपना प्यार यूँ ही बरसाए रखें। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे तब तक, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।